हेलो फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज़ अंसारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी जो बुक है वो चल रही थी और उसकी एक सीरीज़ जिसके अंदर टॉपिक नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस चल रहा था, जिसके मैंने आपको बताया था सिक्स एस्पेक्ट हैं और उनमें से हमने 4 स्टडी कर लिए थे। आज हम अपना जो 5th एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसको हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो 5th टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स हिंदी में ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, कि लोगों का जो ऑक्यूपेशन था, बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, वो क्या थी। और नॉर्मली मेरे दोस्तों आप जानते हो कि जब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की। हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लोग क्या काम करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़, आप जानते हो द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के 3 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, जो लोगों का काम है, व्यवसाय है, बिजनेस है, ठीक है, उनको एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। प्राइमरी सेक्टर एज यू नो दैट विच इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो है, जिसमें फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड। एंड थर्ड वन इज़ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है, ठीक है ना, और एनर्जी भी है, और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें। तो काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये आप आगे चलकर स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो मेरे दोस्तों, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया को हम क्या बोलते हैं कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री। मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर। अब भी है और पहले भी था, अब तो है, पहले भी था। At the time of independence, 72.7% population was engaged in primary sector. Only 10.1% was engaged in industrial sector. And remaining कितना आ जाएगा आपका 17.2% population was engaged in सर्विस सेक्टर, यू कैन से इन टर्शियरी सेक्टर। तो ये हमारी कंडीशन थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये था। अब इससे कुछ बातें निकलती हैं, कुछ बातें हैं तो उनको हम हेडिंग्स बना देंगे, ठीक है ना। तो देखो पहली बात क्या निकलती है यहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, तो हम कह सकते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर जो था उसका हमारा प्रीडोमिनेंस था। मतलब एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लिविंग फॉर द पीपल, ठीक है। नियरली 72.7%, यू कैन से द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़। मैं आपको बताता हूँ, ये 72% डायरेक्टली एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन में नहीं थे, एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़। और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, फिशिंग होता है, ठीक है, माइंस होती हैं, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, जैसे बाग वगैरह होते हैं, ठीक है, स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, वो भी सब एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। बट प्रीडोमिनेंस इन 72 में से 50% डायरेक्टली एंगेज थे कल्टीवेशन में, लेकिन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस था। यू कैन से द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन गॉट देयर लिविंग, अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। इतना ही इसके अंदर समझाना होता है हमें। अगर हम बात करें किसकी, सेकेंडरी सेक्टर की, तो कितना था? ओनली 10%। ये मैं आपको बता चुका हूँ इंडस्ट्रीज़ वाली क्लास में, क्या कि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम में केवल हमारे यहाँ पर एक ही बड़ी इंडस्ट्री थी, याद है ना कौन सी? हाँ, टिस्को। कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी? याद रखना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 1905 के अंदर, ठीक है। तो वो तो एक ही इंडस्ट्री थी, कोई और बड़ी इंडस्ट्री थी नहीं, और ब्रिटिशर्स ने आकर हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था हैंडीक्राफ्ट का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये हमारा कैसा था?
अंडर डेवलप्ड था। और इसके अंदर जो बातें मैंने यहाँ पर बताई वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि ओनली 10%, नियरली 10% पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देयर वॉज ओनली वन हैवी इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, दैट इज टिस्को, एंड नो अदर इंडस्ट्रीज, कोई भी उसकी जगह नहीं थी। और आप बता सकते हो कि एंड द ब्रिटिशर्स ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सो द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। और वो एक मतलब बहुत ही बैकवर्ड सिचुएशन के अंदर था। टर्शरी सेक्टर की बात करें अगर हम, थर्ड सेक्टर की बात करें अगर हम, सर्विस सेक्टर की बात करें, दोस्तों देखो एक बात सोचो, इसमें टर्शरी सेक्टर में क्या आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी आता है, हेल्थ आता है, और फिर आपकी एजुकेशन भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो सब इसके अंदर आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो आज भी हम फेस कर रहे हैं, 74 ईयर्स हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, आज भी फेस कर रहे हैं। तो उस टाइम में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। मतलब ये जो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर भी हमारा बैकवर्ड ही था इतना कोई उसके अंदर पॉपुलेशन लगी हुई थी। और क्यों लगी हुई थी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सर्विस सेक्टर के अंदर दो चीज़ों को प्रमोट किया था। एक तो ट्रांसपोर्टेशन को, जो मैंने आपको रेलवे, रोड्स एंड पोर्ट्स के बारे में बताया था, आगे भी बताऊंगा। रेलवे को, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया था अपने फ़ायदे के लिए। एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने स्प्रेड किया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस वजह से पॉपुलेशन लगी थी, लेकिन ये एरिया जो सेक्टर था एनर्जी के सेक्टर में या फिर और अदर सेक्टर्स, हेल्थ के सेक्टर की अगर हम बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये बैकवर्ड ही था। तो वी कैन से कि बैकवर्ड सर्विस सेक्टर ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं। और इनके अकॉर्डिंगली अब हम एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने बुक में नोटिस किया है, जो लिख देते हैं, और वो अच्छा भी है पॉइंट, ऐसी बात नहीं है। वो क्या लिख देते हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। क्या लिख देते हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखो अनबैलेंस ग्रोथ के कई मीनिंग है, अनबैलेंस ग्रोथ के कई मीनिंग्स है। जैसे आप एक बात देखो, तीनों में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर बस है तो है, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब ये है कि द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अमंग द डिफरेंट सेक्शन वॉज नॉट इक्वल, इक्वली इसमें नहीं था। और एक दूसरा अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रीडोमिनेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इस पे ज़्यादा है, एंड दिस सेक्टर डिड नॉट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर डिड नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए भी काम करता है, मशीन्स, टूल्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब बनाते हैं, और HYV सीड्स बनाते हैं। और एग्रीकल्चर उनके लिए क्या करती है, रॉ मटेरियल बनाती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द सेक्टर्स, मतलब कोई भी सेक्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता। जबकि डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या होता है, अगर एक सेक्टर डेवलप करता है ना, तो वो दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है डेवलप होने की। फिर वो अगर ये दोनों डेवलप होंगे तो इनको और डेवलप होने के लिए एक हमारे पास वेल डेवलप्ड सर्विस सेक्टर भी होना ज़रूरी है। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये सारी बातें बतानी है। तो हमारे 5 एस्पेक्ट हो जाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। और मैं अब इसके बाद में हमारी इस चैप्टर की लास्ट जो हमारे एस्पेक्ट है हम उसकी बात करेंगे, एंड दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चलकर एक अलग से एक टॉपिक बनता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चलोगे, जब आगे स्टडी करोगे तो पूरा एक चैप्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं द बेस ऑफ एन इकोनॉमी, और शॉर्ट में भी आप इतना समझ लो, देखो ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ आ रहा है, रेलवे, रोड्स, बस, पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, सभी तरीके के ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ट्रांसपोर्ट के बाद कम्युनिकेशन, बातचीत के साधन जो होते हैं, तब क्या थे, आज़ादी के समय कम्युनिकेशन क्या था, टेलीफोन और पोस्ट ऑफिस,
ठीक है ना। ये सब चीज़ें, एनर्जी के सोर्स में क्या आता है, कोयला भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, और भी कई तरीके की जो एनर्जी के फॉर्म्स है ना वो सब उसके अंदर आते हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम डिटेल में अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, इन सब की कंडीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स या इंडिपेंडेंस। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो ब्रिटिशर्स ने दो चीज़ों को डेवलप किया, एक तो ट्रांसपोर्ट को, इसके अंदर कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं है, ये ऐसे टाइप या बस ऐसे लिखने का है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर उन्होंने क्या किया, उसका ग्रोथ किया। और ट्रांसपोर्ट के अंदर उन्होंने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने रोड्स, उन्होंने रेलवे और उन्होंने पोर्ट्स बनाए। और वो इसलिए बनाए, इसलिए डेवलप किया ताकि दे कैन सेल द प्रोडक्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन, बल्कि एजुकेशन में भी उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है ना। उन्होंने किसको प्रमोट किया, इंग्लिश एजुकेशन को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें विद द इंडियंस, से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम में, रेलवे के अंदर बहुत सारी, रेलवे के अंदर अपने आप में लिखने को काफ़ी अच्छा मटेरियल आ जाता है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और थोड़ी सी बात अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने दो चीज़ों को डेवलप किया। जो दो चीज़ें क्या, उन्होंने सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिसेज है ना, पोस्ट ऑफिसेज को डेवलप किया, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस। और थोड़े बहुत उन्होंने टेलीफोन कनेक्शन, जो टेलीफोन थे उनको, बस ये थोड़े से उनके ये सब पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं ब्रिटिशर्स के। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने इन तीन चीज़ों के ऊपर जोर दिया। बाकी हेल्थ के ऊपर, एनर्जी के सोर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वो जो भी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर कोई उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन मतलब फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स थी, नॉट फॉर द इंडियंस, या इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई उसका बेनिफिट नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारी 6th इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना ही आता है। अब ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, मगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अब मैंने आपको याद है फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, इंडियन इकोनॉमी, एंड वी विल डिस्कस इंडियन इकोनॉमी इन द 6 डिफरेंट एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सारे एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारे पास याद करो जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, लोग जो पहला क्वेश्चन ही वहीं से स्टार्ट कराते हैं, मैं उसको बाद में कराता हूं। क्यों, अब हमने इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट पढ़ लिए, अब हमारे पास क्वेश्चन बनकर आता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि द कंडीशन, देखो आप खुद सोचो, कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की मतलब आज़ादी के समय हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। अब मेरे दोस्तों, जब आप इंडियन इकोनॉमी के 6 एस्पेक्ट पढ़ चुके हो और सभी के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ईजी है। अगर मैं पहले से इसका आंसर देता और आपने उसको डिटेल में बाद में पढ़ते तो वो अच्छा नहीं रहता। ये तरीका मेरे हिसाब से बेटर है। अब देखो ना, एक बात बताओ, हमें इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बतानी है। पहली कंडीशन एग्रीकल्चर की बताएंगे ना, क्या था, तो आप देखिए क्या लिखोगे, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। आप अब इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने बैकवर्ड बताया, क्या बताया जी, बैकवर्ड। तो मेरे दोस्तों अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो टॉपिक नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट आपको समझाया था, आप बता दो तो बैकवर्ड था, ठीक है। लोग पुराने जो इनपुट्स थे वो ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंड ऑनर एंड द टिलर, ठीक है। और देयर वर मैनी सिस्टम्स लाइक ज़मींदारी, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, प्रोडक्टिविटी वाज लो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या था, ठीक है ना, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लिख दो जी यहाँ पर, अंडर डेवलपमेंट, और जो अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको हेडिंग्स को ध्यान रखना है। इसका मटेरियल आप पढ़ चुके हो, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। चलो जी, सर्विस सेक्टर की बात ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आपको पता है सर्विस सेक्टर तो वैसे ही बैकवर्ड था। इसके अलावा अच्छा, डेमोग्राफिक
जो ट्रेंड्स था वो क्या था, वो भी हमारा कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो क्या लिख सकते हो इसके अंदर, और इसके अलावा जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो भी तो बहुत कम थी ना। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक। इसकी बहुत सारी हेडिंग बन सकती है मेरे दोस्तों, क्योंकि अब हमारी बहुत सारी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत कम थी। हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी ना मेरे बच्चों, वो 2% से भी बिलो 2%, वो 2% से भी कम थी जीडीपी की। और जो पर कैपिटा इनकम थी ना, पर कैपिटा इनकम, ये याद रखना, पर कैपिटा इनकम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज ओनली 0.5% पर एनम। एक साल में 0.5 0.5% थी। तो हमारी ग्रोथ रेट भी जो थी वो क्या थी, कम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, कम था। लिख दो जी, क्या लिख दो जी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो हमने 6 पॉइंट पढ़े थे और जो उससे हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया, वही तो कंडीशन थी। पॉपुलेशन रेट नॉर्मली थी, हाई थी, ठीक है ना। तो वो बातें सब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन रेट इतनी थी, बर्थ रेट इतनी, यही सारी की सारी वो कंडीशन थी जो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। जैसे हैवी डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर, कि भाई 3/4 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी ये सारी। फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फॉरेन ट्रेड के बाद में, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड। क्या लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड। और रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये केवल किससे किया जाता था, ब्रिटेन या उससे जो नेबरिंग कंट्रीज थी उन्हीं से होता था। तो समझे दोस्तों। तो यहाँ पर बस अब आपको वो हेडिंग्स जो मैं आपको समझा चुका उनको याद रखना है। सबका जो रिटन मटेरियल होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको मेरे नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा, समझे ना। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है, द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो आपने 6 एस्पेक्ट आपने पढ़े हैं, सब हेडिंग्स पढ़ी हैं, वही हेडिंग, वही वो सारे सेक्टर, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो हमारा ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 से, ये चैप्टर नंबर 2 से या टॉपिक नंबर 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि वॉज देयर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, वॉज देयर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, क्या ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे हमारे यहाँ पर। यस, सम पॉजिटिव इफेक्ट। जैसे नॉर्मली रेलवे लिख दिया जाता है, हाँ भाई रेलवे जो है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट था। लेकिन मेरे दोस्तों उन्होंने रेलवे ही डेवलप नहीं किया, उन्होंने रेलवेज के साथ साथ क्या डेवलप किए, पोर्ट्स भी डेवलप किए, उन्होंने क्या किए, रोड्स, मतलब। और ये सब किसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यू कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर कि दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, लाइक रेलवे, पोर्ट्स एंड रोड्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। और बताता हूं, देखो उनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे। उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट था मॉनेटरी सिस्टम। क्या था, मॉनेटरी सिस्टम। भाई जब ब्रिटिशर्स आ गए ना तो उन्होंने यहाँ पर एक बार्टर सिस्टम की जगह, किसकी जगह, बार्टर सिस्टम। पहले क्या सिस्टम चलता था भाई, बार्टर सिस्टम। आप जानते ही हैं बार्टर सिस्टम क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, ठीक है ना दोस्तों। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दे इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी सिस्टम इन प्लेस ऑफ द बार्टर सिस्टम। मतलब अब लोग जो है ना मनी, मतलब सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स या अदर मेटल्स कॉइन्स या नोट्स को यूज करते थे फॉर एक्सचेंज, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये भी उनका एक अच्छा इफेक्ट है कि उन्होंने यहाँ पर मनी को इंट्रोड्यूस किया। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर एक बात और आती है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट भी मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं इसी चैप्टर की क्लास में। एडमिनिस्ट्रेशन, जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंडिया के इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस की हो गई कि भाई अब अपने देश को किस तरह से चलाएंगे। तो जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों ने फॉलो किया था, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इसी तरीके से एक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। मतलब हमें कोई नया सिस्टम बनाने में परेशानी नहीं आई। सिस्टम कई तरीके के होते हैं ना, जैसे राजा महाराजा होते थे पहले,
रूलिंग सिस्टम होता था, किंग होता है भाई, किंग सिस्टम है, किंग है उसका बेटा बनेगा वो बनेगा, वैसा सिस्टम तो हमने अडॉप्ट नहीं किया ना। हमने कौन सा अडॉप्ट किया? एक सिस्टम जो वो सिस्टम जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर छोड़ गए थे। कहते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज अ लेगेसी। लेगेसी का मतलब विरासत में मिला है टू द इंडियंस, ये हमें इंडियंस में मिला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब किस तरीके से रूल होगा और किस तरीके से लॉ को मेंटेन करेंगे, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें ब्रिटिशर्स से मिलती हैं। तो देखो रेलवेज मिल गया, मॉनेटरी सिस्टम मिल गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और देखो एक और इस तरीके से लिख देते हैं जैसे कंट्रोल ऑन फेमाइंस। फेमाइंस आप जानते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अकाल पड़ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फेमाइंस। जब व्हेनेवर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, स्पेशली फूड ग्रेन टू द पॉपुलेशन, अगर कहीं पर फूड ग्रेन की कमी है, द कंडीशन इज कॉल्ड एंड, और जो वहाँ की पॉपुलेशन है ना, कंपेल्ड टू डाई ड्यू टू हंगर, और वो मजबूर है कि वो भूख से क्या होगी? मर जाएगी, द सिचुएशन इज कॉल्ड फेमाइन। बट because of the railway, sports, roads, connectivity of the people, yeah, different part of the countries, now there was a control on famines के ऊपर क्या किया? कंट्रोल किया, क्योंकि we can transfer the food grain from one place to another with the help of the transportation। समझे ना? तो ये चार बातें 4 मार्क्स से 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए ये 4 बातें आप 4 पॉइंट्स आप हमेशा याद रख लिए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात की थी तो उन्होंने हमारे यहाँ पर एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और फिर देखो और भी बातें हो सकती हैं, जैसे एक तरीके से उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को भी एक दूसरे से कनेक्ट किया। देखो किस तरह से उन्होंने रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स वगैरह बनाए ना। अब क्या हुआ, इंडिया, आप जानते हो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ पीपल हैं, अलग अलग धर्मों के, रिलीजन अलग है, कस्टम्स अलग है, फूड अलग है, क्लोथ्स अलग हैं, ये सब अलग है एक दूसरे से, लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी वजह से, रेलवेज या रोड्स के कनेक्शन की वजह से क्या हो गया? लोग एक दूसरे को समझने लगे, ठीक है ना। लोगों ने एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के कस्टम्स को, एक दूसरे की मतलब रिलीजियस को, उनके फूड हैबिट्स या क्लॉथिंग हैबिट्स, इसको समझा, तो एक दूसरे से कनेक्शन में आए कि हाँ ये इंडियन है, ये सब है। और इससे किसको फ़ायदा हुआ पता है? इससे हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था ना, उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके अंदर उसको काफ़ी एक स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो पूरा इंडिया अब इंडिया के फ्रीडम के लिए फाइट करने लगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इकोनॉमिकली। आप ये 4 बातें याद रखेंगे दोस्तों। कुछ 1 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन है, एक आध एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया, तो जब मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तो सोचता हूँ कि यार जो बातें हैं वो सारी बता दूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। 2-3 इकोनॉमिस्ट है मेरे बच्चों, 2-1 के नाम याद है मुझे, डॉक्टर डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव और दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का जो जीडीपी या पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी, उसको कैलकुलेट करने के लिए एफर्ट्स किए थे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 इकोनॉमिस्ट या पर्सन्स हु एस्टिमेटेड द जीडीपी और पर कैपिटल जीडीपी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये 2 नाम याद रखना, और भी आप ढूंढ सकते हो। स्टैग्नेंट इकोनॉमी तो दोस्तों हमारी ये जो हमारा पहला टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अब कंप्लीट होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने आपको बड़ा सीरियसली ये पढ़ाया है, और पढ़ाना भी पड़ता। और अब इसके अंदर आपको पता लग गया कि ब्रिटिशर्स से लेकर टिल इंडिपेंडेंस हमारी कंडीशन क्या थी। अब जो आगे के चैप्टर्स है ना, हम उनमें बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा क्या हुआ। बहुत अच्छी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप इसको, एक मैंने कहा ना ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सीरीज मतलब मेरे बच्चों एक सीरियल, बेटा एपिसोड बाय एपिसोड देखते रहो, आपको समझ में आता रहेगा। जहाँ पर आपने एपिसोड मिस किया, आपने सोचा चलो बीच में से ये वाला एपिसोड देख लूँ, ऐसे कोई होता है, ऐसे मजा कोई आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप, आप गेम खेलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस पार करो, खेलते हो ना कैंडी क्रश, स्टेप बाय स्टेप, हाँ इससे हार्ड ऐसा होता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब इसीलिए मैंने सिस्टम से एक तरीके से क्लासेस को मेंटेन किया है, सीरीज़ को मेंटेन किया है।
तो पहला चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप इसको स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये पेपर के हिसाब से। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं और आगे की क्लासेस में इन्हीं बातों को हम रिपीट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम सेकंड टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा आपके सामने दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।